गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर यूएनओ जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और कल मैंने आप लोगों को यूएनओ जो है उसकी क्या लक्ष्य है, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या सिद्धांत है, वो हमने कल पढ़े थे। और उससे पहले मैंने आपको यूएनओ की भूमिका के बारे में जानकारी दे दी थी। आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम यूएनओ के जो एजेंसीज जो कार्य कर रही हैं या इसके जो प्रमुख अंग हैं उन अंगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, यूएनओ का जो सबसे फर्स्ट और जो महत्वपूर्ण अंग है वो है इसकी महासभा। महासभा जो है वो यूएनओ की वो संस्था है जिसको सारे विश्व की नगर बैठक जो है उसके नाम से जाना जा सकता है। नगर बैठक इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व का चाहे कोई भी छोटा देश हो या बड़ा देश हो, उन सभी के जो भी विचार होते हैं उन विचारों को महासभा में सुना जाता है। और को जो भी मेंबर्स यूएनओ का सदस्य होगा वो महासभा जो है उनका भी सदस्य होता है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी देश जो है वो अपने 5 प्रतिनिधि जो हैं उनसे अधिक प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर नहीं भेज सकता है। हर कंट्री जो है उसका 5 प्रतिनिधि तक वो भेजे जा सकते हैं, लेकिन जो वोट होता है, जो मत होता है, वो हर देश का एक ही माना जाता है। तो यूएनओ जो है उसका एक ऐसा मंच जहाँ पर कि कंट्रीज आकर के अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं, वो महासभा है। अब महासभा की कुछ शक्तियाँ और कार्य दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन पर विचार विमर्श करती है महासभा। निरीक्षण का कार्य करती है, बजट पास करने का कार्य करती है, चुनावों से रिलेटेड कार्य करती है, और यूएनओ का जो चार्टर होता है उसके अंदर संशोधन करने का कार्य करती है। अब इसका जो संगठन है, अगर आप देखो, ये यूएनओ जो है उसकी महासभा जो है वो एक शीर्ष संस्था है यूएनओ की। और इसके अपने खुद के नियम हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं। ये आप मान सकते हैं कि ये एक ऐसा अंग है ना जहाँ पर ना तो कोई मेहमान होता है और ना ही कोई मेज़बान होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, इसका जो संगठन है उसमें सबसे फर्स्ट जो है ऊपर एक सभापति जो है वो इसमें होता है, जो कि 1 वर्ष के लिए जो है वो चुना जाता है। ये आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। और योग्यता के आधार पर इसमें चुनाव होता है गोपनीय मत के द्वारा। जो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो प्रथम सभापति जो थे वो बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्पूक जो थे वो बने थे, जिन्होंने कि 10 जनवरी 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी इसकी, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इनके नीचे जो है अध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष जो है, इसके नीचे उनको सहायता देने के लिए एक होता है चीफ डी कैबिनेट। ये अध्यक्ष जो है उनको सहायता देने के लिए होता है। और ये होता है अफसरों का जो कहना चाहिए अफसरों का अवर सचिव। अफसर जो भी होते हैं उनका अवर सचिव जो है वो होता है ये। और इनके नीचे जो है 17 उपाध्यक्ष होते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 17 उपाध्यक्षों को प्लस जो 7 इसकी जो स्थायी समितियां हैं, उन स्थायी समितियां जो है उनको मिला करके एक महासमिति जो है वो बनती है। ठीक है, तो ये इसका संगठन है महासभा का। ये आप लोग इस टाइप से ध्यान रख सकते हैं। फिर इसका जो सत्र है उनमें है कि महासभा की जो बैठक होती है वो सितंबर के तीसरे मंगलवार को, मतलब हर जो भी सितंबर है उसका जो 3rd मंगलवार होता है उसको नियमित रूप से होती है। और सुरक्षा परिषद या महासभा संयुक्त राष्ट्र के जो बहुमत सदस्य हैं उनकी प्रार्थना पर जो है विशेष सत्र जो है उसको भी वो बुलाया जा सकता है। वैसे तो तीसरे मंगलवार को होगी, लेकिन अगर बहुमत के आधार पर कोई विशेष कार्य है तो विशेष बहुमत जो या विशेष सत्र जो है वो भी आमंत्रित किया जा सकता है। और वैसे आपको पता है कि महासभा 1 वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है,
लेकिन अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो फिर वो हर सत्र के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगी। देखो, अध्यक्ष या सभापति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही बात है। आप अध्यक्ष भी कह सकते हैं या फिर सभापति भी कह सकते हैं। वैसे 1 ईयर्स के लिए होगा, लेकिन अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो हर सत्र के लिए अपने अध्यक्ष चुनेगी। फिर 1950 में एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग से शांति की पुनः स्थापना में रुकावट पैदा होती है। मान लीजिए आप जैसे सुरक्षा परिषद के अंदर जो 5 स्थायी मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, और अगर वो किसी निर्णय को बार बार वीटो पावर का प्रयोग करके रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 24 घंटे के अंदर अंदर महासभा विशेष बैठक बुलाएगी और उसके अंदर विश्व शांति से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, और जो भी निर्णय उसके अंदर लिया जाएगा वो सुरक्षा परिषद जो है उसको भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसका मूल्यांकन है। इसका मूल्यांकन करते समय जो स्टॉक है उन्होंने लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर सभा व्यवहारिक रूप से मुख्य स्वरूप ग्रहण करने के योग्य हो गई है, और ये सचमुच विलक्षण है। मतलब कि वैसे तो मेन काम सुरक्षा परिषद का है, लेकिन अगर सुरक्षा परिषद अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाती है तो महासभा भी इस बारे में निर्णय ले सकती है। सन 1950 के अंदर जो पारित हुआ था शांति के लिए प्रस्ताव, उसको अपनाए जाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो महासभा की जो शक्तियां हैं, उसकी जो भूमिका है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन भी आया है। और इस प्रस्ताव के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि एक सामूहिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो महासभा के कंधों पर आ गया है। अगर सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होने, शांति भंग होने या आक्रमण जैसी स्थिति के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को नहीं बना रख पा रही है, तो महासभा जो है वो अपने सदस्यों से उचित सिफारिश करने के लिए मामले को फटाफट से अपने हाथ में ले सकती है। और कह सकते हैं अपन की शांति के लिए जो ये संगठित प्रयास जो किया गया था, ये जो प्रस्ताव आया है शांति का प्रस्ताव, इसी के माध्यम से महासभा जो है उसकी शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लेकिन अगर अपन इसको व्यवहारिक रूप से देखें तो देखने में तो ऐसा दिखाई देता है कि महासभा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन ये जो प्रस्ताव है इसको पारित होने के लिए 2/3 बहुमत प्राप्त करना सदस्यों का ज़रूरी होता है, और पूरे सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त करना एक बहुत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि महासभा जो है उनकी शक्तियां जो है उसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो ये आपका जो टॉपिक था महासभा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के हम सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।